तो चलिए बात करते हैं रिसेंट रिलीज हुई सीरीज वृंदा के बारे में। जिन लोगों को सस्पेंस क्राइम थ्रिल स्टोरीज पसंद है उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंड है ये सीरीज। और जिन लोगों को असुर पसंद आई थी वो तो ज़रूर इस सीरीज को लाइक करेंगे। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक घने जंगल में, जहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखती है जिसका नाम चीनी है और वो अपने भाई साची को ढूंढ रही होती है, जोर जोर से उसे आवाज लगाकर। अपने भाई को ढूंढने के बाद भी कुछ टाइम तक उसे साची नहीं मिलता और फिर वो देखती है कि साची जमीन पर लेटा हुआ है और उसे लगता है कि शायद उसे कुछ हो गया। अब वो जोर जोर से चिल्लाती है और बोलती है, साची साची उठो। फिर साची अपनी आंखें खोलता है और हंसते हुए कहता है, देख मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर चीनी रोने लग जाती है और साची उसको गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा कभी भी, और वो उसे एक लकड़ी से बनाया हुआ डॉल देता है। और फिर वो दोनों जंगल से गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव में जाकर देखते हैं कि सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और रो रहे हैं। गांव में एक्चुअली पेंडेमिक फैल चुका था और जितनी भी गीली लकड़ियां थी वो सूख ही नहीं रही थी और उन्हें खाना बनाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। गांव पूरा हरा भरा था लेकिन फिर भी वो एक कर्ज की तरह था उन लोगों के लिए। और वहां पर उस दिन भी एक आदमी मरा हुआ पड़ा होता है और लोग रो रहे होते हैं। फिर पुजारी कहता है कि ये गांव श्रापित हो चुका है क्योंकि हमारी देवी रूठ चुकी है। फिर सारे गांव वाले पुजारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसका कोई उपाय बताइए, हमारे गांव को बचा लीजिए। फिर पुजारी देवी को देखते हुए कहता है कि देवी माँ गुस्से में है और सब कुछ ठीक करने के लिए आप लोगों को बलि देनी होगी। और ये सब कहकर वो चीनी की तरफ पॉइंट आउट करता है कि इस बच्ची की बलि देनी होगी। और चीनी की माँ कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो पूरे गाँव वालों से मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। और ये सब देखकर साची भी बहुत रो रहा था क्योंकि वो भी अपनी बहन से दूर नहीं होना चाहता था। चीनी की माँ कहती है, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बलि ले लो, लेकिन गांव वाले बिल्कुल नहीं मानते। और फिर रात हो जाती है और चीनी की माँ डिसाइड करती है कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर की तरफ चली जाऊंगी। और वो लोग घर छोड़कर जंगल के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। फिर गांव वालों को पता चल जाता है कि वो लोग भाग रहे हैं। गांव वाले उन लोगों के पीछे भागते हैं। साची से वो डॉल गिर जाती है और चीनी की माँ चीनी को लेकर वहां से भाग जाती है। साची वो डॉल लेने पीछे जाता है। उतने में चीनी की माँ चीनी को एक ट्रक में बिठा देती है और उसे वहां से भेज देती है। साची गांव में खो चुका होता है। चीनी की माँ चीनी को उस ट्रक में भेज देती है और साची को ढूंढने वापस गांव में आती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद और वहां पे हमें वृंदा को दिखाया जाता है जो काफी बड़ी हो चुकी। वृंदा अपने बेड पे लेटी हुई होती है, उसका अलार्म बज रहा होता है, सुबह हो चुकी है और टेबल पे उसके पापा के साथ उसकी एक फोटो दिखाई देती है। और किचन में एक औरत दिखती है जो चुटकी को बुला रही होती है। चुटकी उसकी बेटी होती है लेकिन वो लड़की बहुत ही बदतमीज होती है और अपनी माँ से बहुत बदतमीजी से बात करती है। फिर वृंदा आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें पता नहीं है अम्मा से कैसे बात करनी है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और खाना खाए बिना ही टेबल से उठकर बाहर चली जाती है और कुछ लड़कों के साथ बाइक पर बैठ के चली जाती है। वृंदा ये सब खिड़की से देख रही होती है और उस बाइक का नंबर भी नोट कर लेती है। और फिर तेलंगाना का एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है जहाँ पर सारथी अपना काम कर रहा होता है जो एक एसआई होता है। वृंदा भी उसी स्टेशन में आती है। वृंदा खुद भी एसआई होती है। उस स्टेशन के जितने भी लोग हैं उनको वृंदा के एसआई होने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए उन लोगों की आपस में इतनी बनती नहीं है और उन्हें जबरदस्ती वृंदा को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वृंदा के कैरेक्टर की बात करूँ तो वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है और किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अपने काम से काम रखती है। सबसे पहले जाकर वो उस बाइक का नंबर चेक करती है जिसपे चुटकी जा रही होती है और फिर वो अपने रेगुलर काम में लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्टेशन में एक और एसआई आते हैं जिसका नाम सोलोमन है और उनको देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन वृंदा अभी भी बैठी होती है क्योंकि वो काम कर रही होती है, उसको ध्यान नहीं होता। फिर वो देखते हैं कि वृंदा अभी तक खड़ी नहीं हुई है। वृंदा के सामने जाकर वो थोड़ा सा खांसते हैं और फिर वृंदा रिस्पेक्ट करके खड़ी हो जाती है। और ये ऑफिसर बिल्कुल करप्ट टाइप का है, रिश्वत लेता है और हफ्ता लेता है और उसका कहीं बाहर अफेयर भी चल रहा होता है। इतनी में पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और फिर वृंदा उस फ्यूज को फिक्स कर देती है। फिर एक दूध वाला सड़क की तरफ से जा रहा होता है और उसे एक डेड बॉडी दिखती है पानी में तैरते हुए और फिर ये बात वो आसपास सबको बताता है और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उस जगह को सील कर देती है और वृंदा को क्राउड को देखने को कहती है और बिना कुछ भी चेक किए ही सोलोमन कह देता है कि ये सुसाइड केस है, बस ऐसा लिख लो। और वहां पर प्रेस भी आई होती है। वृंदा उस प्रेस को बॉडी के आसपास जाने से रोकती है और कहती है कि आप यहाँ नहीं जा सकते। और फिर जाते जाते वृंदा उस बॉडी को देखती है और वो नोटिस करती है कुछ मार्क्स, जिससे वृंदा को ये लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सब लोग घर जा रहे होते हैं उस वक्त सारथी और कांस्टेबल वहाँ चाय पी रहे होते हैं। वृंदा को भी वो ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और इसी बीच में उनकी कन्वर्सेशन होती है। कांस्टेबल कहता है कि ये सारे शराबी लोग दारू पी के खड्डों में या फिर नदियों में ही क्यों
दोनों गिर जाते हैं। फिर बृंदा कहती है कि ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है और उस लाश को एक बोरी में डालकर उसमें ईंटें भर के फेंक दिया गया था और चूहों ने काटा होगा, इसीलिए वो खुलकर ऊपर आ गई। और ये बात सारथी नहीं मानता। और फिर बाद में मोर्चरी में जाकर पता चलता है फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद कि उस बंदे का सच में मर्डर हुआ होता है। एसआई और सारथी जब दोनों ये बात सुनते हैं तो उसके बाद सारथी वापस स्टेशन आकर बृंदा को बताता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी, जैसे उसने कहा है उसी तरीके से उस बंदे का मर्डर हुआ है। और सारथी बृंदा को बताता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम से यही पता चला है कि उसको पहले रोड से मारा गया, जिससे कि उसका स्कल भी बाहर आ चुका है, 16 बार चाकू से मारा गया और ऐसे निशान भी थे जैसे उसको किसी जानवर ने खाया हो। वो क्या है वो उसका पता नहीं लगा पाए। और फिर उसके बाद उस लाश को बोरी में भरकर उसमें ईंटें डालकर उसे नदी में फेंक दिया गया। चूहों के खाने की वजह से वो फिर लाश ऊपर आ गई, सेम एज इट इज जैसे बृंदा ने कहा था। फिर सारथी जितने भी मिसिंग केसेस हैं उनकी सारी फाइल्स खोल लेता है और उनको 1 बाय 1 छांटने के लिए कहता है कि पिछले कुछ टाइम में कितने मिसिंग लोग हैं। और वो बृंदा से जब बात कर रहा होता है तो बृंदा को भी कहता है ज्वाइन करने के लिए, उन फाइल्स को चेकआउट करने के लिए। और इसके बाद जब बृंदा घर वापस जा रही होती है वो सारथी से पूछती है कि क्या मैं इन्वेस्टिगेशन फाइल घर ले जा सकती हूँ। फिर सारथी कहता है हाँ ले जाओ, रजिस्टर पे साइन करके। फिर बृंदा घर जाकर उस रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करती है और सारी चीजें और सारे लिंक जोड़ने की कोशिश करती है। दूसरे दिन सुबह ऑफिस आकर वो सबको कहती है कि सारी फाइल्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों के फाइल्स देखो जो मिसिंग है और जो कोल माइन या फिर रेलवे ट्रैक पे काम करते थे। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उस बंदे के नाखूनों में ग्रेनाइड और फिर कोल के निशान पाए गए हैं और पैरों में छोटे छोटे निशान भी है जो कोल माइन में या फिर रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले बंदों के भी हो सकते हैं। और फिर वो मिसिंग लोगों की फाइल ढूंढने लग जाते हैं। टोटल 32 नाम आते हैं और फिर वो उन 32 लोगों के एक एक करके सब परिवार वालों को बुलाते हैं और बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं। एक परिवार वाले उसमें से बॉडी आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पति की किसी के भी साथ कभी कोई दुश्मनी नहीं थी और वो हमसे बहुत प्यार करते थे, रोज़ घर वापस आते थे, लेकिन एक दिन वो घर ही नहीं आए। और फिर वहाँ पर सोलेमन आता है और वो कहता है कि बृंदा गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छे से केस को सॉल्व कर लिया और अब इस केस को बंद कर देते हैं, ये रिजॉल्व हो चुका है। क्योंकि उनके पास अब आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना तो कोई क्लू था और ना ही कोई चेहरा जिसको वो ढूंढते, और अगर अब वो इस केस को ओपन रखते तो इससे उन्हीं के स्टेशन की बदनामी होती। और ये सब सुनकर सारथी भी इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता और फिर बृंदा सारथी की तरफ देखती रहती है। और फिर नेक्स्ट डे बृंदा ऑफिस जाती है नॉर्मल ड्रेस पहन के और फिर वो पुलिस की जीप उठाकर निकल जाती है खुद ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर बृंदा उसी स्पॉट पे जाती है जहाँ पर उन्हें वो लाश मिली थी। नदी के उस किनारे पे उसे कोई क्लू नहीं मिलता। फिर वो सोचती है कि हो सकता है ये लाश कहीं और से तैर कर आई हो। फिर वो दूसरे किनारे पर भी जाती है लेकिन उसे वहां भी कोई क्लू नहीं मिलता। फिर ऐसे करके वृंदा अलग अलग जगह पे जाके ढूंढती है। फिर एक जगह पे उसे एक पक्षी का फैदर मिलता है और वो उस पंख को देखकर कहती है कि ये पंख तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर वो गूगल सर्च करती है उस पंख की फोटो के साथ और फिर उस बर्ड की पिक्चर भी आ जाती है और साथ में कुछ ऐसी पिक्चर्स भी आती है कि अगर ये बर्ड किसी को नोचे या खाए तो उसकी कैसी इमेजेस होंगी, जो विक्टिम के जख्म के साथ बिल्कुल मैच करती थी। फिर बृंदा सोचती है कि हो सकता है इसी पक्षी ने इस विक्टिम को भी काटा हो। फिर हमें एक बंदा दिख रहा होता है जिसने हाथ में एक ब्लैक कलर का लिफाफा लिया होता है और एक बारात में वो नाच रहा होता है, लेकिन उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो उसी बारात का हिस्सा है। फिर वो नाच के वहां से निकल जाता है और एक खंडर की तरफ चला जाता है। वहां पर वो उस पैकेट में से मीट निकालता है, नींबू मिर्च लगाकर उस पे किसी से बात कर रहा होता है और फिर कहता है कि छाजी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम काम कैसे करोगे और तुम्हारी उम्र तो मुझसे बहुत ज्यादा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि छाजी कोई इंसान नहीं बल्कि वही बर्ड है जिसका पंख बृंदा को मिला होता है। और फिर वो उस पक्षी को निकालता है और उसे मीट खाने को देता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। और पास में उसका थैला पड़ा होता है जिसमें हमें वही डॉल दिखती है जो साची ने बृंदा के भाई ने उसे दी थी। और फिर वो उस डॉल को उठाता है और बाहर बैठकर उसे प्यार से सहलाने लग जाता है। और फिर एक फ्लैशबैक आता है और वो वहीं से शुरू होता है जहां पर चीनी को उसकी माँ एक ट्रक में बिठाकर भेज देती है और गांव की तरफ वापस आ जाती है। और वहां पर सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो कहती है कि अब तुम चाहे मेरी बलि दे दो लेकिन मेरी बेटी को मत ढूंढना। और वहां पे एक आदमी आता है और फिर वो कहता है कि आप इसकी जगह मेरी बेटी की बलि ले लो। और चीनी की माँ कहती है कि इस बच्ची को छोड़ दो, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, आप मेरी बलि दे दो लेकिन इस बच्ची को छोड़ दो। लेकिन पुजारी उसकी आंखों के सामने ही उस बच्ची को जला देता है और उसकी बलि दे देता है। और उसके बाद वहां पर साची भी आ जाती
जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ को उन लोगों ने पीट पीट कर मार दिया है और वहाँ पर एक छोटी बच्ची जल रही है। उसे लगता है कि उन लोगों ने उसकी बहन की बलि दे दी और उसकी माँ को भी मार दिया और फिर वो रोने लग जाता है और इतना गुस्से में आ जाता है कि वो वहाँ से लकड़ी उठाकर सारे गाँव को जला देता है और उस मंदिर को भी जला देता है। और अब साची का भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। वो ये मानता है कि भगवान की वजह से उसने अपनी माँ भी खो दी और उसकी बहन को भी जला दिया गया। उस दिन गांव में आग लगाने की वजह से वहां पर गांव के सारे लोग मर गए। टोटल 32 लोग उस आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सारथी का घर। सारथी खाना खा रहा होता है और उसकी वाइफ होती है किचन में और वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम लोग किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते, अच्छे से चेकअप करा लो, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है। और उनके यही ताने सुनकर सारथी को बुरा लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर सारथी स्टेशन आता है। वृंदा उसे कहती है कि वो रात को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी और उसे एक क्लू मिला है जो वो बर्ड का पंख होता है, लेकिन सारथी इस बात को अभी सुन ही रहा होता है। उतने में सोलोमन आ जाता है और वो कहता है कि क्या अपडेट है उस केस के बारे में। सारथी उस बात को ख़त्म करते हुए कहता है कि हाँ हाँ सर, वो तो केस क्लोज कर ही दिया है और उसे ये कहकर टाल देता है कि यहाँ पर MLA सर आए थे। और फिर वृंदा सारथी को देखती है लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करती, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। और फिर नेक्स्ट सीन आता है चुटकी का, जो अपने दोस्तों के साथ नशे कर रही होती है और गलत संगत में चली जाती है और उसमें से एक लड़का चुटकी को पसंद भी करता है। और फिर जब चुटकी लेट घर पे पहुंचती है तो उसकी माँ उसको पूछती है कि इतनी लेट कहाँ से आ रही है और फिर वो गुस्से से बोलती है कि मुझसे ये सब सवाल मत पूछो, अपनी बड़ी बेटी को पूछ लो, वो आपके हर सवाल का जवाब देती है। और फिर सीन आता है उसी किलर का, जो कि एक जगह पे बैठकर खाना खा रहा होता है जिसमें से वो वेज खाता है और नॉन वेज खाना सारा अलग कर लेता है। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे उसे अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी और उसकी अपीयरेंस भी ऐसी थी। फिर ढाबे वाला आदमी उसे कहता है कि तुम जिस बस के बारे में पूछ रहे थे वो बस आ चुकी है। फिर वो बस का ड्राइवर नीचे उतरता है और फिर वो किलर उसे अजीब सी नजर से देखता है और बस देखता ही है। और फिर नेक्स्ट सीन में वृंदा सो रही होती है लेकिन उसे एक सपना आता है और वही फ्लैशबैक चल रहे होते हैं जो कि गांव में हुए थे। वृंदा ही चीनी है और उसे अपने गांव की याद और ये फ्लैशबैक्स आते रहते हैं सपनों में। जब चीनी को एक ट्रक में बिठा दिया गया था, आगे चलकर एक कृष्णमूर्ति नाम के इंस्पेक्टर ने उसे वहां से ले लिया था और उसे अपने घर पे ले गए थे और उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। फिर प्रेजेंट डे का सीन आता है और वृंदा अपने साइकोलॉजिस्ट के पास बैठी होती है और बता रही होती है कि उसे आज भी वही सपने आते हैं और उसे मेडिकेशन चाहिए। फिर वो साइकोलॉजिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें अपने पास से डील करना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेडिकेशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वृंदा उससे पूछती है और उसे जबरदस्ती मेडिकेशन देने को कहती है। फिर वृंदा वहां से चली जाती है और पुलिस स्टेशन में सारथी उससे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए और फिर वो कहता है कि उसे मजबूरन सोलोमन सर को ये सब कहना पड़ा कि केस क्लोज हो गया क्योंकि उसे अपना प्रमोशन भी देखना है। फिर वो लोग बाहर चाय पीने चले जाते हैं। फिर सारथी उसे समझाता है कि ऐसा ही सोलोमन ऐसा ही है और वो यहाँ के हेड इंचार्ज है, तो वृंदा को उनसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा और उनकी बातें माननी पड़ेगी। चाय पीते पीते वृंदा का ध्यान उस चाय वाले भैया पे ही होता है क्योंकि वो वहां से ग्लासेस बिना देखे ही बाल्टी में फेंक रहा होता है। फिर वृंदा सोचती है कि ये इतनी आसानी से ये सब इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। और फिर वहां से उसे एक और क्लू मिलता है और वो सारथी की बात टोकते हुए कहती है कि ये कोई मामूली किलर नहीं है, उसने 16 बार एक ही जगह पे वार किया है, एक ही जगह पे चाकू मारा है, यानी कि ये किलर पहले भी काफी सारे खून कर चुका होगा। और वृंदा सारथी की बात को इग्नोर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है और वो लिस्ट निकालती है जिन लोगों को मल्टीपल टाइम एक ही जगह पे स्टैब करके मारा हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के पुलिस स्टेशन में जाकर वृंदा उन केस को स्टडी करती है और अपने पुलिस स्टेशन पे नहीं आती। सारथी ऐसा ही सोलोमन को संभाल रहा होता है कि वृंदा ऑफिस क्यों नहीं आ रही। कभी बोल देता है कि वो लीव पर है, कभी कहता है कि वो शायद उसकी तबीयत खराब है। फिर एक दिन वृंदा ये सारी लीड्स कलेक्ट करके ऑफिस आती है वापस और वहां पर सोलोमन सारे स्टाफ के साथ खड़ा होता है और वृंदा से कहता है कि आओ आओ, केस के बारे में कुछ लीड मिली तो बताओ। फिर वृंदा उसको सारी डिटेल बताने लगती है और सोलोमन गुस्से में आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये केस बंद कर दो, तो तुम इस पे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? इस ऑफिस में तुम इसीलिए हो क्योंकि यहाँ पर एक लेडी SI की जरूरत थी और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। चुपचाप डेटाबेस संभालो, कोई आता है तो उससे हंसकर बात करो, बाकी तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और वृंदा उस वक्त तो सब कुछ चुपचाप सुन लेती है, लेकिन बाद में जब सोलोमन टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाता है तो वृंदा बाहर से उसका दरवाज़ा बंद कर देती है और लाइट भी बंद कर देती है। फिर सोलोमन चीखता चिल्लाता है, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। फिर सारथी वृंदा को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हम सबकी नौकरी जाएगी। लेकिन सोलोमन एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी सिर्फ एक लाइट बंद होने से इतना चिल्ला रहा है, वो इतना ज़्यादा डरपोक है। और फिर वृंदा सारथी की रिक्वेस्ट करने के बाद अपने टेबल पर बैठ जाती है और सारथी वो दरवाज़ा ओपन कर देता है और कहता है कि सर, शॉर्ट सर्किट हुआ
था और कुछ नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन एक पार्क का आता है, वहाँ पर एक बच्चा बैठकर झूला झूल रहा होता है और वो किलर भी वहाँ पे आता है और उसे खिलौना देता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पापा से प्यार करते हो, लेकिन अगर कभी पापा ना आए तो तुम्हें स्कूल रेगुलर जाना है और किसी से मत बताना कि मैं तुमसे मिला था। और फिर वहाँ पर उस बच्चे के पापा आते हैं जो वही बस ड्राइवर होते हैं जिसे वो किलर एक रात पहले देख रहा होता है और वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर बृंदा को एक और क्लू मिलता है, जितने भी अभी तक मर्डर हुए थे वो सब लोगों के सर पे बाल नहीं थे। और फिर वो उन विक्टिम्स के घर वालों को मिलती है और फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों के सर पे पहले बाल थे, यानी कि पहले उनको किडनैप करता था, फिर उनका मुंडन करता था और फिर उन्हें मार देता था। और ये काम एक सीरियल किलर ही कर सकता है। बृंदा अब तक ये चीज पता कर चुकी थी और ये सब इन्फॉर्मेशन बृंदा सारथी को बताती है और साथ में सोलोमन को भी बताती है। सोलोमन ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर अपने सीनियर अथॉरिटी के पास चले जाते हैं और वहाँ पे बताता है कि ये एक सीरियल किलर ही ये सारे मर्डर कर रहा है। फिर एसआईटी की टीम में सोलोमन को और सारथी को ले लिया जाता है क्योंकि सोलोमन ने सारथी का नाम लिया है इस सारे इन्वेस्टिगेशन के पीछे और वो चाहता है कि बृंदा इस केस में ना आए और उस टीम में भी ना आए। सारथी की रिक्वेस्ट करने पर भी सोलोमन बृंदा को अपनी टीम में नहीं लेता और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस टीम में नहीं आना तो तुम भी चले जाओ। अब तक एसआईटी टीम में सोलोमन और सारथी दोनों ऐड हो चुके थे और उस टीम का हेड था सोलोमन। और फिर नेक्स्ट सीन में वही किलर एक जगह पे खड़ा होता है। जैसे ही वो ड्राइवर को आते हुए देखता है तो वो अपने हाथ पर एक प्लास्टर चढ़ा लेता है और जानबूझ के उसे कहता है कि भाई मेरे हाथ में चोट लगी है, तुम मेरी हेल्प कर दोगे। इंसानियत के नाते वो ड्राइवर उसकी हेल्प करता है और वो बॉक्स गाड़ी में रखने लगता है, लेकिन उतने में ही वो किलर उसके सिर पर रॉड मार देता है और उसको गाड़ी में भरकर अपने खंडर वाली जगह पे ले जाता है। और फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां पर साची जुवेनाइल जेल में होता है और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, तो आए दिन वो वार्डन से इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और फिर प्रेजेंट डे स्टार्ट हो जाता है और अब वो किलर और बस ड्राइवर का सीन आता है जहां पर किलर ने बस ड्राइवर को एक जगह पे लिटा रखा होता है और उसके चारों तरफ आग जलाई होती है और वो उसके कान में जाके कहता है कि मुझे तुम्हारी बस चाहिए, तुम रो मत, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी बस ले लूंगा। और अपने बच्चे की फिक्र वो बिल्कुल ना करे। उसने उसके बच्चे को कह दिया है कि उसके पापा अगर घर नहीं आते तो वो चुपचाप अपने स्कूल जाएगा। और फिर वो किलर उसका मुंडन करता है और उसके बाद उसको चाकू से मार देता है और फिर उस पक्षी को भी छोड़ देता है और फिर वो बर्ड उसके मांस को खाने लगता है, सेम उसी तरह जैसे उसने लास्ट वाले सब लोगों को खाया होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में सारथी सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि ये केस मैंने नहीं, बृंदा ने सॉल्व किया है, जो उनके ऑफिस में नई एसआई आई है। और फिर वो कहता है कि सोलोमन सर को, और वो साथ में ये भी कहता है कि मैं सोलोमन सर की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। और फिर सीनियर ऑफिसर सोलोमन को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ के स्टेशन हेड हो, इसलिए सारे काम तुम्हारे सिर पे है, तो तुम्हारा होना वहाँ पे जरूरी है, इसलिए तुम्हारे ऑफिस में जो नई एसआई अपॉइंट हुई है बृंदा, उसको मैं इस केस में ले रहा हूँ, उसको यहाँ भेज दो। और फिर सारथी वहाँ पे बृंदा को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने सर से उसके बारे में बात कर ली है, सो वेलकम टू एसआईटी। सोलोमन सारथी के डेस्क को देखता है और सारथी स्टेशन में नहीं होता। फिर उसे शक हो जाता है कि ये सारा काम सारथी का है। और फिर बृंदा और सारथी मिलकर अपना सेटअप वहाँ पे करते हैं और पूरी एसआईटी टीम अपने काम में लग जाती है। और फिर वहाँ पे आते हैं एक साइकोलॉजिस्ट जो उनको बताते हैं कि ऐसे सीरियल किलर का एक ही मोटिव होता है, या तो फिर कोई ऐसी बात है जिन पे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते और उनको यही बात सबसे मनवानी होती है, या फिर उनका कोई पास्ट ट्रॉमा रहा होता है जिससे वो निकल नहीं पाते और जिसके चलते वो ये सब काम करते हैं। और फिर अब सीन आता है उस किलर का, वो वैसे ही बॉडी को डंप करने के लिए आया होता है नदी के किनारे और वो उसे डंप कर देता है। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगता है वहाँ से, फिर पुलिस वाले वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आए होते हैं और वो उस किलर को देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्हें तो रिश्वत चाहिए थी। और फिर वो किलर उनको बड़े अजीब से जवाब देता है। और फिर वो पुलिस वाले किनारे पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उनको वीड पेपर मिलता है और उन्हें लगता है कि शायद इसने गांजा फूंक रखा है, इसीलिए ऐसे अनाप शनाप आंसर दे रहा है। फिर वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में बृंदा सारथी के घर होती है और उसकी वाइफ भी वहीं पे होती है और वो लोग खाना खाते हैं और कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद वापस आते वक्त सारथी बृंदा से पूछता है उसकी फैमिली के बारे में और फिर वो बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तो मुझे मेरे पापा ने अडॉप्ट कर लिया था, मैं उन्हें एक ट्रक में मिली थी और अब यही मेरी फैमिली है। फिर बृंदा की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसके पापा और बृंदा दोनों साथ में बैठे होते हैं, लेकिन बृंदा रोज अपने घर जाने की बात करती थी और बहुत ही चिड़चिड़ी होती थी, तोड़फोड़ कर देती थी क्योंकि उसे उस घर में नहीं रहना था
उसे अब भी अपनी माँ और साची के पास जाना था। फिर कृष्णमूर्ति यानी कि वृंदा के पापा उसे समझाते रहते हैं कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर अब अपनी नई जिंदगी यहाँ पे शुरू कर दें, लेकिन वृंदा अपनी पुरानी लाइफ को नहीं भूल पाते, इसलिए कृष्णमूर्ति उसकी फैमिली की सर्च में लगे रहते हैं। और फिर वृंदा अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हुए उस बर्ड को ढूंढती है और उसे पता चलता है कि बहुत पहले ये बर्ड एक ट्राइब के पास होता था और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और उस ट्राइब के लोग उसको बलि में यूज करते थे। किसी की बलि चढ़ाने के बाद या फिर मरने के बाद उसके मांस का हिस्सा उस पक्षी को दिया जाता था, जिसकी ये मान्यता थी कि अब उस इंसान को मुक्ति मिल गई है। और ये इन्फॉर्मेशन वृंदा एसआईटी टीम में जाकर देती है, लेकिन अभी तक उनको ऐसा कोई क्लू नहीं मिला था जिससे कि वो इस किलर का पता लगा सके। और फिर ऑफिसर कहता है कि अब हमें ये केस डीआईजी को सौंप देना चाहिए, लेकिन फिर वृंदा कहती है कि हमें इस केस में उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, बल्कि उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो लोग अब काफी टाइम से मिसिंग है। और फिर सारे मिसिंग केसेस की एक शॉर्ट लिस्ट बनाई जाती है और वृंदा उधर अब्दुल के घर पहुंच जाती है, जो बस ड्राइवर था जो कि अभी मिसिंग है। और वो उसकी वाइफ से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, तो वो कहती है कि वो नॉर्मली तो यहाँ पे घर आ जाता था, लेकिन आज वो नहीं आया और उसके काफी सारे अफेयर्स भी चलते हैं। फिर वृंदा को वहां से कुछ खास क्लू नहीं मिलता, इसलिए वहां से वापस चली जाती है। ऑटो ड्राइवर उसको जाते जाते कहता है कि अब्दुल बहुत अच्छा बंदा है, उसकी वाइफ फालतू में ही उस पर शक करती है। और वृंदा उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि अब्दुल कहाँ से घर आता था, और ऑटो ड्राइवर कहता है हाँ, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। और वहाँ पे एक जंगल का एरिया होता है, वहाँ पे वृंदा उस ऑटो ड्राइवर को चलने को कहती है और वृंदा उस जंगल में आगे चलती रहती है और फिर उसे वहाँ पे वही खंडर मिलता है जहाँ पर अब्दुल को मारा गया था। और वृंदा को वहाँ पे सर्च करते करते खून के निशान भी मिल जाते हैं और ठीक दूसरे दिन वृंदा वहाँ पे एसआईटी टीम को ले आती है और फोरेंसिक टीम के साथ वहाँ पे सारी जांच होती है। और वहाँ पे वृंदा को एक एटीएम स्लिप भी मिलता है जो ठीक 2 दिन पहले का होता है और 2 दिन पहले से ही अब्दुल मिसिंग है। और अब उस एटीएम स्लिप को लेकर वृंदा कहती है कि हमें इसके ऊपर पूरी जांच करनी चाहिए। और उसी जगह पे वृंदा को एक एटीएम स्लिप भी मिलता है और वो एटीएम स्लिप ठीक 2 दिन पहले का था जब से अब्दुल मिसिंग था। अब वो एटीएम स्लिप किसी कबीर आनंद के नाम का था और वृंदा इस बात को लेकर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए और उससे सब कुछ पूछना चाहिए। लेकिन उसके सारे पास्ट रिकॉर्ड चेक करने के बाद कबीर आनंद बिल्कुल क्लीन निकलता है, उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते और वो एक राइटर है और वो एक एनजीओ भी चलाता है। लेकिन वृंदा को अभी भी उस पर डाउट था और वो कहती है कि हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए एक बार, क्योंकि उसे उसकी लोकेशन गांधीनगर में मिली थी, तो अगर वो कुछ भी झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। और अब वृंदा को परमिशन मिल जाती है इंटेरोगेशन के लिए, लेकिन एक एटीएम स्लिप कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता, इसीलिए बड़े आराम से वो कहते हैं कि जो भी तुम पूछोगे आराम से पूछना। तो सारथी और वृंदा अब दोनों उस एनजीओ की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे कबीर आनंद होता है। और अब सारथी अपनी पूछताछ शुरू करता है और कबीर आनंद से पूछता है कि जून 13 को आप कहाँ थे, और वो बड़े कैजुअली बताता है कि हो सकता है मैं 13 जून को कॉलेज होऊंगा, फिर उसके बाद एनजीओ आया होऊंगा और घर आकर पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया होगा, जो उसकी रोज की रूटीन होती है। फिर सारथी उससे पूछता है कि क्या आपने 13 जून को पैसे विड्रॉल किए थे, और फिर आनंद बोलता है कि हाँ हो सकता है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि थोड़ा याद करने की कोशिश करो, और फिर आनंद कहता है हाँ मैंने विड्रॉ किया था क्योंकि एनजीओ का कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। और फिर सारथी बताता है कि एटीएम स्लिप हमें एक मर्डर स्पॉट से मिली है, तो क्या आप अपनी एटीएम स्लिप संभाल के रखते हैं या फिर यूं ही कहीं भी फेंक देते हैं। फिर आनंद थोड़ा चिढ़ जाता है और वो कहता है कि एटीएम स्लिप भला कौन ही संभाल के रखता है, और आपको क्या लगता है कि मैं एक मर्डर करूंगा। मैंने पैसे विड्रॉ किए, वापस एनजीओ आया, बस 10 मिनट का काम था, इसमें आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने कोई मर्डर किया है। और इतना कह के आनंद वहां से जाने लगता है और कहता है मुझे एनजीओ में कुछ काम है और मुझे जाना है। लेकिन वो लोग उसे रोक देते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा। इतने में एसीपी वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप जाओ, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन वृंदा को अभी भी उस पर शक था, क्योंकि सारे रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन, इतना अच्छा इंसान, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल क्लीन लिस्ट। और इसीलिए वृंदा 2 दिन तक उस पर कड़ी नजर रखती है, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई प्रूफ नहीं मिलता। और नेक्स्ट सीन में वृंदा की बहन चुटकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे होती है। उतने में वृंदा डोर नॉक करती है और उसे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो और आज तुम कहाँ थी। फिर चुटकी उस पर पूरा चिल्ला देती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम। और वो अपनी माँ को भी कहती है कि इसे कहो कि मुझसे दूर रहे और मुझसे ऐसे सवाल ना करे। और इन दोनों की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती और वृंदा अपनी माँ को कहती है कि कुछ नहीं हुआ, आप जाकर सो जाएं।